हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ड्रिल। मेरा नाम प्रदीप है और हम एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 3-4 साल से। मैंने अभी अभी यूपीएससी सीएससी का मेंस लिखा है 2025 ज्योग्राफी ऑप्शनल से। तो हमारे लिए ये जर्नी थोड़ी बोरिंग हो रही थी और हम चाह रहे थे कि कुछ यूपीएससी एस्पायरेंट्स की हेल्प भी कर दें। सो वी आर स्टार्टिंग दिस चैनल टू टीच द न्यू वंस एंड साइमल्टेनियसली जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हम कुछ रिवीजन की वीडियोस लेके आएंगे। सो इफ़ यू आर अ यूपीएससी एस्पायरेंट, स्टे ट्यून एंड वी विल बी लॉन्चिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन दिस चैनल। अभी हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं यूपीएससी के पीवाईक्यू एनालिसिस। तो हम पीवाईक्यू के 2013 जब से सिलेबस चेंज हुआ है तब से आगे के सारे पेपर्स करेंगे वन बाय वन क्वेश्चन, और हम ट्राई करेंगे कि जो गलत ऑप्शंस हैं उनको भी गो थ्रू करें। हम लोकेशंस को देखेंगे मैप के थ्रू, हम ट्राई करेंगे कुछ कुछ शॉर्टकट्स बनाने की, आर्टिकल्स को पढ़ेंगे। तो हम ये जितना भी होलिस्टिकली पीवाईक्यू एनालिसिस हो सकता है वो करेंगे। अब मैं पीवाईक्यू शुरू करने से पहले भी तुमको कई सारी चीज़ें बता सकता हूँ, पर इस सबसे अच्छा ये होगा कि हम पीवाईक्यू खुद सारे पहले सोल्व करें और फिर उसके बाद कुछ जो भी ट्रिक्स निकालनी है या जो भी कुछ लैंग्वेज होती है कि यूपीएससी की, वो तभी समझें जब हम क्या करें कि हम सारे क्वेश्चंस कर लें। तो हम ऐसा ट्राई कर रहे हैं। अभी अभी वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो रही थी कि हम 50-50 क्वेश्चंस एक वीडियो में करें, तो हम इस वाली वीडियो में सबसे पहले 2013 के 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो लेट्स मूव। तो अगर हम सबसे पहले ये देखें कि क्वेश्चन नंबर 1 2013 से, तो ये बोल रहा है कि अगर एक मनी बिल को सब्सटेंशियली अमेंड कर दे रही है राज्यसभा तो क्या होगा। ठीक है, इफ अ बिल इज सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय द राज्यसभा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है द लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा। ये जो मनी बिल से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं वो 100 आर्टिकल नंबर 108 और आर्टिकल नंबर 108 नहीं 109 और आर्टिकल नंबर 110, इनमें दो में दिया हुआ है। आर्टिकल 108 के में जॉइंट सेशन दिया हुआ है। तो ये बात तो बिल्कुल सही होती है। अगर हम मनी बिल को थोड़ा सा समझे तो मनी बिल पे राज्यसभा का कोई भी से नहीं होता है, लोकसभा का ही से होता है। लोकसभा मनी बिल को ऐसा समझ सकते हैं कि लोकसभा की एक तिजोरी है जिसको वो डब्बे में बंद करके राज्यसभा के यहाँ रख आते हैं 10 दिन 14 दिन के लिए, और फिर राज्यसभा चाहे उस पर रिकमेंडेशन दे चाहे ना दे, वो लोकसभा वाले 14 दिन के बाद उसको उठा लाएंगे। और चाहे वो उनको रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करने का मन हो करें, ना करने का मन ना करें, वो पूरी उनकी तिजोरी है, वो उनके हिसाब से होगी। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन यही बोला है कि लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, फिर हम देखते हैं ऑप्शन 2 द लोकसभा कैन नॉट कंसिडर द बिल फर्दर। ये बिल्कुल बात गलत है, लोकसभा ही देखेगी। द लोकसभा में सेंड द बिल टू द राज्यसभा फॉर रिकंसिडरेशन के लिए बिल नहीं भेजती मनी बिल को। ठीक है, फिर तुम्हारा ऑप्शन 4 है द प्रेसिडेंट में कॉल अ जॉइंट सिटिंग फॉर पासिंग द बिल। बिल को पास करने के लिए प्रेसिडेंट जॉइंट सीटिंग बुला सकते हैं। ये भी गलत है बिल्कुल, क्योंकि अगर हम आर्टिकल हम देखें, हम जाते हैं, तुम्हारा आर्टिकल देखो, हम आर्टिकल 108 में जाते हैं तो ये बोलता है द आर्टिकल एम्पावर्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू समन अ जॉइंट सेशन वेयर देयर इज अ डेडलॉक बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा ऑन एनी बिल एक्सेप्ट द मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के बाद क्या बचा, ऑर्डिनरी बिल बचा। तो जो जॉइंट सीटिंग होती है वो केवल ऑर्डिनरी बिल के लिए होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखो। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट हुआ। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये बोल रहा है कि इन इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स एट द सेम टाइम। एक ही इंसान जो है वो गवर्नर नहीं बन सकता 2 स्टेट्स का एक एक टाइम पे। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। अपने यहाँ आर्टिकल 153, आर्टिकल 153 में ये दिया हुआ है कि हाँ, एक ही इंसान एक स्टेट से ज़्यादा गवर्नर, एक स्टेट्स का ज़्यादा गवर्नर बन सकता है। और अगर हम ध्यान देखें अभी कुछ एग्जांपल्स तो देखो, ये हमारे गवर्नर है आचार्य देवव्रत। ठीक है, ये इन्होंने अभी क्या किया था, ये गुजरात के गवर्नर हैं ऑलरेडी। अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट ऑफिस देवव्रत विल होल्ड एडिशनल चार्ज ऑफ महाराष्ट्र गवर्नर वाइल कंटिन्यू हिज ड्यूटी एज द गवर्नर ऑफ गुजरात। तो ये गुजरात के हैं और इसके महाराष्ट्र के भी बन गए। तो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट भी है कि हाँ, कोई भी इंसान
गवर्नर और ये बन सकता है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं तो ये जो हमारा ऑप्शन वन हुआ, ये ऑप्शन वन हुआ गलत। ठीक है, फिर हम ऑप्शन टू देखते हैं। द जज ऑफ हाई कोर्ट्स ऑफ states in India are appointed by the governor of the state just as the judges of Supreme Court are appointed by the president। ये बात भी बिल्कुल गलत है, ये भी बेसिक्स है कि जो जज ऑफ हाई कोर्ट होते हैं ना, उनको भी तुम्हारे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। ठीक है, ना कि गवर्नर। ये जो बात है ना गवर्नर, ये गलत बात है, अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ठीक है, ये बात गलत है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ऑप्शन नंबर थ्री। ये द प्रोसीजर, नो प्रोसीजर हैज बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिमूवल। हाँ, ये एक बहुत ही मिसयूज टर्म मानी जाती है। इस पे कई बार जब तुम बेसिक्स में पढ़ोगे तो गवर्नर्स के मिसयूज को लेकर के कई बार सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंडेशन दिए, जिसका सबसे मिसयूज पॉइंट यही माना जाता है कि उसको कभी भी निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर तुम ठीक से आर्टिकल्स देखोगे तो आर्टिकल्स का ऐसा सीन आता है। देखो, आर्टिकल 100, ये आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 150, आर्टिकल 155 एंड 156 के हिसाब से गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड ऑफ द प्रेसिडेंट एंड ही एंड सी होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। और जो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब है कि प्रेसिडेंट काम करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हिसाब से, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के विम एंड फैंसीज पे है कि वो उसको रखेगी या नहीं रखेगी। टर्म उसका दिया हुआ है 5 साल पर, कोई फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि तभी हटाया जाएगा, ये कर देगा। जैसे प्रेसिडेंट के लिए है कुछ कंडीशंस, गवर्नर के लिए कोई भी कंडीशंस है ही नहीं, तो गवर्नर को कभी भी हटा सकते हैं। तो ये बहुत सही बात है। फिर इन केस ऑफ अ यूनियन टेरिटरी हैविंग अ लेजिस्लेटिव सेटअप, द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी सपोर्ट। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होता, ये होता है प्रेसिडेंट। यहाँ पर भी तुम्हारा क्या होता है, प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, तो एक ये चीज़ हो गई हमारी। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर थ्री में फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। कौन कौन से करेक्टली मैच है? ज्योग्राफिकल फीचर रीजन, ये है अबेसिनियन प्लेट्यू, ये बोल रहे हैं अरेबिया में नहीं, ये इथोपिया में है। ETHIPA ये इथोपिया, इथोपिया में है। ये हम लोकेशन देखेंगे। एटलस माउंटेन जो है नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में बता रहे हैं। अगर हम अफ्रीका को बनाने की कोशिश करें तो अफ्रीका कुछ ऐसा टाइप बनता है। ठीक है, ऐसे। तो ये जो अफ्रीका है ये यहाँ पे, हाँ ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, अफ्रीका में यहीं पे है ये। ठीक है, ये पहला गलत है, दूसरा सही है। ये गुयाना हाईलैंड्स की जो बात कर रहे हैं, साउथ वेस्ट अफ्रीका नहीं, ये गुयाना हाईलैंड्स जो है ये साउथ अमेरिका में। अगर हम साउथ अमेरिका का मैप बनाए तो कुछ इस टाइप से बनता है वो। ठीक है, तो ये जो ब्राज़ील है ना, यहाँ पे यही है गुयाना हाईलैंड्स, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये भी गलत है हमारा। फिर है ओकावांगो बेसिन, ओकावांगो बेसिन भी अफ्रीका में है। यहाँ पे एक रिवर है ओकावांगो, यहाँ। ठीक है, ये एक रिवर है, तो ये वाला भी गलत है। और पैटागोनिया, पैटागोनिया एक डेजर्ट है जो साउथ अमेरिका में है, यहाँ पे। ठीक है, साउथ अमेरिका में यहाँ पे है। तो अगर हम देखें तो देखो, इन चारों चीज़ों की मैं तुमको लोकेशन भी दिखा देता हूँ एक बार ठीक से। देखो, एबेसिनियन प्लेटो है, इथोपियन हाईलैंड भी बोलते हैं जिसको, ये इस पार्ट में है। ठीक है, ये यमन है, इसके पास में है। ठीक है, इथोपिया और इरिट्रिया में थोड़ा सा फैला हुआ है। ठीक है, साउथ अफ्रीका की ऑलरेडी और बहुत सारी यहीं की बहुत सारी लोकेशन भी पूछते हैं, तो लोकेशन पार्ट पे साउथ अफ्रीका को बहुत अच्छे से तैयार करना बेसिक्स में। ठीक है, फिर उसके बाद एटलस माउंटेन देखते हैं। तो ये अल्जीरिया, लीबिया, ये जो ये तुम्हारा स्पेन और यहाँ ये होती है ना, है ये मेडिटेरियन सी है। तो ये है तुम्हारा एटलस माउंटेन, मोरक्को में, ट्यूनीसिया में, किस में, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में। ये बिल्कुल सही बात थी उसकी। ठीक है, फिर अगर हम देखें गुयाना हाईलैंड जो हम बोल रहे थे, वो यहाँ पे है, देखो ब्राज़ील के ऊपर। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो ये है तुम्हारा ओकावांगो बेसिन। ठीक है, ये भी साउथ अफ्रीका में है। और उसके बाद ये है तुम्हारा पैटागोनिया डेजर्ट जो साउथ अमेरिका में है। ठीक है, तो ये 5 लोकेशन हुई, 5 लोकेशन जो हमने देखी थी। ठीक है, ये लोकेशन का पार्ट है। लोकेशन के पार्ट को ऐसे ही करके देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो हम इसी से पहुंचते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये बोल रहे हैं कि विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया रॉक कट आर्किटेक्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द केव्स ऑफ बादामी, बादामी में जो केव्स हैं आर ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स इन इंडिया।
तो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट्स केव कह रहा है। फिर बोला द बराबर रॉक कट केव्स वर ओरिजिनली मेड फॉर आजीविकाज बाय एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट जो है और दूसरा स्टेटमेंट इसको थोड़ा इन्होंने मिक्सअप किया है। कैसे किया? जो बराबर रॉक कट केव्स है ना वो है ओल्डेस्ट, ना कि बादामी। जो बादामी केव्स हैं जो कर्नाटका में हैं वो चालुक्य रूलर्स ने बनाई थी। ठीक है, चालुक्य रूलर्स ने बनाई थी। इनकी एक सिटी भी है ए होल करके, इसको पता नहीं कैसे थोड़ा आई होल या कुछ प्रोनाउंस करते हैं, पर ए होल ये करके सिटी है चालुक्य रूलर्स की। वहीं पे ये बादामी केव्स है, ये बराबर केव्स है। ये तो इसमें है, बिहार में है। ठीक है, बिहार में गया के पास है ये। और ये जो केव्स थी ये बनाई थी ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के पोते ने, ग्रांड सन कौन? अशोका। अशोका और अशोका के ग्रांड सन दशरथ ने। ठीक है, और ये अच्छी बात है कि हाँ ये आजीविका के लिए ही बनाई गई थी। फिर बोल रहे हैं जो एलोरा है केव्स एंड वेट एंड फॉर डिफरेंट फेथ, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे जैन प्लस हिंदूज प्लस बुद्धिस्ट सब के लिए केव्स हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन 1 गलत हुआ, ऑप्शन 2 गलत हुआ, ओनली 3 ऑप्शन इसका सही है जो कि है सी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली स्लाइड पे। ठीक है, नेक्स्ट वाली स्लाइड पे चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो होती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पहले इस वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। रिकॉम्बिनेंट का मतलब है डीएनए डीएनए 1 प्लस डीएनए 2 कोई मिलाया और फिर डीएनए 3 बनाया। ठीक है, रिकम्बाइन करके बनाया, ये ऐसे बनता है रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, रिकम्बाइन करते हैं। अलाउ जीन्स टू बी, जिसमें क्या क्या हो सकता है कि जीन ये जो डीएनए 1 और 2 आपस में किस किस से ट्रांसफर करके डीएनए 3 मिला सकते हैं? तो अक्रॉस डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट का, ये जैसे फूलों में नहीं देखते हैं हम, ऐसे ही हम फ्रॉम एनिमल्स टू प्लांट। हमने देखा एक एग्जांपल अपने यहाँ बीटी कॉटन। बीटी कॉटन में क्या किया कि एक बैक्टीरिया है उसका जीन क्रॉप में डाल दिया है, जिससे कि उसको जो एक फॉल वॉर्म करके एक कीड़ा होता था जो उसको खाता था वो खाने से बच जाए, बीटी कॉटन। ठीक है, फिर फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हायर ऑर्गेनिज्म, ये भी वही बात है कि जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कोई बैक्टीरिया से बड़ी चीज में, और इसमें बीटी कॉटन में ऐसे ही किया गया था। तो ये 1 2 3 ऑल सही है, डी। ठीक है, ये डी इस तक हम पहुंच गए। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ये चाइनीज ट्रेवल था युआन च्वांग, हुएन सांग भी जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसने विजिट किया था इंडिया को और वहाँ के चीज़ों के बारे में लिखा था कि कंडीशन जनरल कैसी है, कल्चर इंडिया में कैसा है। तो उससे बताओ उसने क्या क्या लिखा था। तो इसकी एक इम्पोर्टेंट चीज़ वैसे याद रख लो, सी यू की करके इसकी बुक थी, सी यू की। ठीक है, सी यू की, ये याद करना, ये इसी ने लिखी थी। तो उस अब इसकी इसके हिसाब से क्या क्या बोल रहा था, रोड्स एंड रिवर रूट्स वर कम्प्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी। देखो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट बना, कम्प्लीटली इम्यून। वो भी ये अगर इसको देखें ये कब आया था, ये आया था 7th-8th सेंचुरी में इंडिया में। ठीक है, 7th-8th सेंचुरी के दौरान ऐसा हो सकता है कि रोड कोई हो ही ना। इसने भी एक कहानी लिखी है हुएनसांग ने कि ऐसा हुआ था कि ये गंगा किनारे कहीं जा रहा था तो इसको क्या हुआ था कि लुटेरे मिल गए थे, इसका सामान छीन लिया था। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट देखें हम, वैसे तो ये 2013 का पेपर है, तब एलिमिनेशन बहुत लगता था। तो अगर हम 1 को एलिमिनेट करें तो देखो 1 1 1, हमारा बी और सी ही बचेगा। पर अब इन दिनों आते नहीं है, अब ऑप्शन होते हैं ओनली 1, ऐसा होता ओनली 1, बी में ओनली 2, सी में ओनली 3 और डी में आएगा नन। पर फिर भी एलिमिनेशन से देखो इसमें भी एक चीज़ हो जाती है, अगर एक कट गया तो ऑल 3 तो लग ही नहीं सकता, हम एक ऑप्शन तो काट ही देते कम से कम। ठीक है, तो एलिमिनेशन ध्यान रखा करो कि एलिमिनेट हुआ तो कुछ ना कुछ उससे रिजल्ट्स आएंगे। फिर ऑप्शन 2 कह रहा है एज रिगार्ड्स पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस, अगर किसी कोई कुछ गुनाह करता था तो उसको पनिशमेंट कैसे दी जाती थी, उसको आग से, पानी से या जहर दे देते थे और फिर देखते थे कि वो इनोसेंट है या नहीं है। तो ये तो चीज़ सही है, पहले जहर आग पानी से ही जलाते थे। ठीक है, फिर ट्रेड्समैन हैड टू पे ड्यूटीज एज फेरीज एंड बैरियर स्टेशन, जहाँ जहाँ बैरियर जहाँ रुकना होता था, चुंगी होती थी, तो वहाँ पे तो पे करना ही होता था। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो 2 और 3 आ गया हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ऑप्शन बी।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 पे कह रहे हैं कि विच ऑफ द अबाव आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया। इंडिया में नेचुरली कौन मिलता है? स्टार टोरटोइस, मॉनिटर लिजार्ड, पिग्मी होग, स्पाइडर मंकी। देखो हमें दो का तो पक्का पता ही है, स्टार टोरटोइस का बहुत इलीगल ट्रेड होता है। मॉनिटर लिजार्ड, बंगाल मॉनिटर लिजार्ड भी सुनी होगी तुमने। और इस पिग्मी होग मानस में 2-3 साल पहले, जो मानस नेशनल पार्क है हमारा, कहाँ, आसाम में, उधर री इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, तो क्योंकि क्रिटिकली इंडेंजर्ड था। जो स्पाइडर मंकी है वो साउथ अमेरिका में मिलता है। तो इसका सही से देखें तो हम 1 2 3 आएगा, लेकिन ये जो तीनों स्पीसीज हैं स्टार टोरटोइस में, ये इम्पोर्टेंट है, तो इनके बारे में थोड़ा सा हल्का सा देख लेते हैं कि क्या सीन है। ठीक है, तो देखो, ये जो इससे पहला था वो देखो, ये बादामी केव्स जो टेम्पल्स हैं वो यहाँ पे हैं, बादामी केव्स। और बादामी केव्स के पास ही एक इनकी सिटी भी है, बहुत ही, ये हो रही एहोल्ड, ये आर्ट एंड कल्चर में आएगी, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान देना। ठीक है, उसके बाद अगर बराबरा केव हम देखें, बराबरा केव हमारी कहाँ, पटना और गया के बीच में है। ठीक है, पटना और गया के बीच में। ठीक है, अब देखते हैं स्टार टोरटोइस। स्टार टोरटोइस की न्यूज़ में ही अगर तुम कभी जाओगे ना, तो देखो 57-year-old बुक्ड फॉर इलीगल कीपिंग प्रोटेक्टेड स्टार टोरटोइस एज पेट पाल रहे थे इसको। ये स्टार टोरटोइस से रिलेटेड स्मगलिंग 3 इंडियन स्टार टोरटोइस को रेस्क्यू किया गया। यहाँ रैकेट बस्ट किया गया, इलीगल पोजेसन था स्टार टोरटोइस का। फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 10 रेस्क्यू किया। ये सब जगह ऐसे ही है, कहीं भी उस पे जाओगे ना तो स्टार टोरटोइस का बहुत ज़्यादा ट्रेड होता ही है। बस स्टार टोरटोइस की इमेज देख के याद कर लो, ये बहुत प्रिटी सा एनिमल है। देखो ये इतना प्रिटी एनिमल है, इसकी सैल इतनी अच्छी होती है देखने में। ठीक है, चलो अब हम इससे आगे का थोड़ा सा चलते हैं अपना स्टार्ट आउट। तो इससे आगे का अगर हम देखो, मॉनिटर लिजार्ड देखें तो बंगाल मॉनिटर लिजार्ड होती है। इसमें क्या दिक्कत है, देखो टैपिंग एंड हंटिंग फॉर इलीगल, ये किसका वो है, ये WWF इंडिया का डॉक्यूमेंट है जो मैंने खोल के रखा है। ठीक है, हम WWF इंडिया, अगर तुम ऊपर देखो, देखो ये WWF India.in। ठीक है, तो ये इसकी भी ट्रेड होती है बहुत इलीगल। और ये दिखती कैसे, बड़ी सी ऐसे छिपकली की टाइप दिखती है। देखो ये रही, ये जहाँ कर देखो। ठीक है, ये रही, तो ये होती है मॉनिटर लिजार्ड। ठीक है, फिर हम देखें पिग्मी होग। पिग्मी होग क्या होते हैं, सुअर टाइप के होते हैं, छोटे छोटे साइज में। देखो 9 कैप्टिव ब्रीड पिग्मी होग रिलीज्ड इन आसाम नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये पुरानी खबर है थोड़ी सी, ये रहा देखो। ठीक है, ये द हिंदू पेड़ मांग रहा है भाई, चलो चिल है। ठीक है, तो ये सीन हुआ थोड़ा सा। फिर अगर उसके बाद हम देखें स्पाइडर मंकी, तो अरे स्पाइडर मंकी तो ख़त्म हो गया। ठीक है, स्पाइडर मंकी साउथ अमेरिका में मिलता है, कोई ऐसी उसकी बात नहीं है, साउथ अमेरिका में मिलता है, बहुत क्यूट सा दिखता है। ये भी क्रिटिकल एंड एंडेंजर्ड था, इसलिए शायद इधर पूछा गया है। पर ये तीनों चीज़ें तो इंडिया के रिलेटेड, मतलब होती इंडिया में आती ही आती है। ठीक है, तो ये तीनों हम ऑप्शंस को कर लेंगे। ठीक है, फिर अब हम चलते हैं थोड़ा सा ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड एज पोल्यूटेंट्स इन ड्रिंकिंग वाटर इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। पानी में क्या क्या ऐसे घुली हुई पोल्यूटेंट्स होते हैं जो यूजुअली पाए जाते हैं इंडिया में। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन कौन सा। ऑप्शन 1 आर्सेनिक, सोर्बिटोल, फ्लोराइड, फॉर्मेल्डिहाइड, यूरेनियम। तो इसमें से जो सबसे पहला काटेंगे ना, वो हम काटेंगे सोर्बिटोल। सोर्बिटोल से च्युइंगम बनती हैं। ठीक है, तो ये तो पानी में घुलेगा ही नहीं, तो ये सबसे पहले अगर दो काटेंगे, देखो दो काटा तो 1 3 एंड 1 3 5। 4 है नहीं, फॉर्मेल्डिहाइड, इस पे भी तुम्हारी नज़र थोड़ी सी खटकनी चाहिए थी, क्योंकि ये केमिकल है प्रॉपर। ठीक है, और यूजुअली होता क्या, पानी में जो नीचे मेटल्स होती हैं ना अंडरग्राउंड वाटर में, वो घुल के आती हैं। ऐसे नहीं होता कि तुम्हारा केमिकल कहीं से अंदर से घुल के आ जाए। केमिकल तो फैक्ट्रीज में बनते हैं, तो वो पानी में नहीं आएगा, वो रिवर व्यूअर में घुल के आ सकता है। ठीक है, पर वो उतनी दूर की इक्वेशन कभी लगानी नहीं है। ठीक है, तो 4 भी कट गया। ये देखो यूरेनियम ये भी मिलता है, फ्लोराइड ये भी मिलता है, आर्सेनिक ये भी मिलता है। ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन पे तुम कभी भी, या वाटर कंटामिनेशन पे तुम पढ़ना, तो कब तुमको हमेशा यही मिलेगा कि आर्सेनिक, फ्लोराइड, इनसे यूरेनियम, इनसे बीमारियां हो रही हैं। देखो येलो येलो पानी आ रहा है, न्यूज़पेपर में कितनी बार आता रहता है, तो ये वहाँ से उठाई गई न्यूज़ है, ये वहाँ से उठाया हुआ है, उसका बेसिक्स है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 3 5। ठीक है, ये फॉर्मेल्डिहाइड भी काट दो और ये सोर्बिटोल भी काट दो। ठीक है, फिर अब देखते हैं हम, विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वर।
जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारी, ये जो कि जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसके मेंबर कैसे आए थे, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी 1946 में, उससे जस्ट पहले ये 9 सितंबर को पहली बार मिले थे। ठीक है, तो उससे पहले क्या हुए थे, हमारे इलेक्शंस हुए थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो ये थे, जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी जो रूल्स बनाती थी, उनके मेंबर्स चुने गए थे। तो जो उनके मेंबर्स चुने गए थे उन्होंने ही इनको चुन लिया था। ठीक है, जो इलेक्शन हुए थे डायरेक्ट, उनसे जो मेंबर चुन के आए लेजिस्लेटिव असेंबली में, उन्होंने चुना। तो ये कह रहे इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो प्रोविंसेस में लेजिस्लेटिव रूल बनाती थी, जिनके इलेक्शन होकर लोग डायरेक्ट चुन गए थे, उन्होंने चुना था। ना तो इन्होंने नॉमिनेट किए थे नेशनल कांग्रेस या मुस्लिम लीग ने, ना ही डायरेक्टली पीपल ने वो किया था। ठीक है, और ना ही गवर्नमेंट फॉर द, नहीं ये थे, ऑप्शन है सी। ठीक है, या इनको एक ऑप्शन वो भी आता है कि मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इनडायरेक्टली चूजन। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो तुम्हारे ये थे ना प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, वो डायरेक्ट चूजन हुए थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर इनडायरेक्टली चूजन हुए थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, ये वाला क्वेश्चन। और हम चलते हैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे बोल रहा है वो कि कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स विच ऑफ द अबाव आर मैमल्स। ठीक है, मैमल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मैमल में अगर हम देखें तो मैमल्स ऐसे होते हैं कि मैमल्स क्या होते हैं, अपने लंग्स से तो ब्रीद करते हैं, लाइव बच्चों को जन्म देते हैं, लाइव बर्थ देते हैं। ठीक है, ये दो कैटेगरी, दो कंडीशन तो होती हैं। तो अगर इसमें से देखें हम, सी काउ जिसको ड्यूगोंग भी बोलते हैं, ये एक सी मैमल है। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। सी हॉर्स जो है, अगर तुमको पता हो, ये एक फिश है। मैं इसको फोटोज दिखाऊंगा तुमको, ये फिश है, तो ये तो मैमल हो ही नहीं सकती। ठीक है, सी लायन जो है, सी लायन भी एक ये है, मैमल है। तो इसका 1 और 3 आंसर होगा, 1 और 3 बी इसके। चलो हम वो देख लेते हैं जाके। ठीक है, कि अगर हम देखें ध्यान से, देखो ड्यूगोंग, ड्यूगोंग का ये वो उठाया मैंने, तो ये है ड्यूगोंग। ठीक है, ड्यूगोंग्स के बारे में बड़े हर्बीवोरस मैमल्स होते हैं। ये नॉन ऑल्सो नोन एज अ सी काव है। इंडिया में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, गल्फ ऑफ मन्नार में अगर हम देखें तो, पाक बे में, गल्फ ऑफ कच्छ में ये मिलती है और ये 60 साल तक रहती है। सी ग्रास बेड पे डिपेंडेंट होती है, ये हर्बीवोरियस है। ठीक है, मतलब ये घास खाती है। ठीक है, और तुम्हारा ये वल्नरेबल है, और इसके कंजर्वेशन के लिए गल्फ ऑफ मन्नार के पास में हमने एक वो भी बनाया है, वाइल्ड लाइफ मतलब प्रोटेक्टेड एरिया भी बनाया है। ठीक है, ड्यूगोंग के लिए प्रोटेक्टेड एरिया बनाया हमने। ठीक है, फिर अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, तो ये हो गया। पर हाँ, एक बार वो देखते हैं, देखो कि इसके अलावा देखो, ये होता है सी लायन, ये होता है सी लायन, ये सील की तरह ही होता है थोड़ा थोड़ा, पर ये क्या होता है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ये है तुम्हारा सी लायन। ठीक है, सी लायन, ये जो तुम्हें पूरा दिख रहा है। उसके बाद हम सी हॉर्स देखें, देखो ये है सी हॉर्स, ये है पूरी मछली। ठीक है, ये ऐसे दिखता है हॉर्स की तरह, तो इसको सी हॉर्स बोल देते हैं, अदरवाइज ये मछली है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये कोई वो हो। ठीक है, ये मछली है, ये मैमल नहीं है। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं वापस। तो वापस चल के देखते हैं हम, तो इसका आंसर हमारा आ गया 1 और 3। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय एन इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल इन द लोकसभा ओनली। ये बात गलत है। क्या है, लोकसभा और राज्यसभा की अगर हम पावर देखें तो ये दोनों पावर इस मामले में बराबर होती है। लोकसभा राज्यसभा पावर बहुत सारे मामलों में बराबर नहीं होती। मनी बिल के मामले में लोकसभा बहुत ही अपर पोजीशन में है। लोकसभा ही सब कुछ है, राज्यसभा कुछ होती नहीं है। पर अगर हम देखें किस मामले में, ये किस मामले में कह रहे थे, देखो ये कह रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की बात कर रहे हैं, तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा जो होती हैं वो दोनों बराबर होती हैं। ठीक है, हाँ, तो ये चीज़ गलत है। सच एन अमेंडमेंट सीक्स टू मेक चेंजेस इन द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द अमेंडमेंट ऑल्सो रिक्वायर्स टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। नहीं भाई, ऑल द स्टेट्स नहीं, हाफ ऑफ द स्टेट्स, मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स से करना पड़ेगा। मानो अगर 10 स्टेट्स हैं तो हाफ +1 यानी कि 6 स्टेट्स को करना पड़ेगा। ठीक है, 6 स्टेट्स करेंगे। तो ये सीन है। ठीक है, समझ आया। तो अगर हम देखें तो 1 भी गलत है, 2 भी गलत है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा डी, नाइदर ए नोर 2। ये बहुत ही पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स हैं। ठीक है,
प्रोसीजर्स, जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स हमारे होते हैं, जैसे कि मनी बिल कैसे आता है, ऑर्डिनरी बिल कैसे आता है, और तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैसे आता है, इस पे भी सब पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स बहुत ही बेसिक्स ऑफ पॉलिटी है, तो इसको जरूर पढ़ लेना, बहुत अच्छे से पढ़ लेना, अदरवाइज तुम अपना ही नुकसान करोगे। ठीक है, फिर हमें ये दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, वो आर्टिकल 12। देखो मैंने तुम्हें पहले भी आर्टिकल दिखाए थे, पर एक आर्टिकल अब दिखाता हूँ मैं तुमको, एक बहुत ही अच्छा सा आर्टिकल। और तुम, मेरे हिसाब से बेयर एक्ट सबको पढ़ना चाहिए। तुम लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, पर लक्ष्मीकांत में क्या है, लक्ष्मीकांत में अंडरस्टैंडिंग है, लक्ष्मीकांत में आर्टिकल्स अच्छे से नहीं लिखे। ठीक है, बहुत छोटे छोटे से आर्टिकल्स लिखे हैं, इनको अच्छे से नहीं लिखा, तो तुमको बेयर एक्ट उठाना चाहिए। बेयर एक्ट में अच्छे से एक येलो सी बुक आती है, उसमें लिखे हुए आर्टिकल। क्यों अब मैं कह रहा हूँ, देखो ये क्वेश्चन नंबर 12 है, और इसी क्वेश्चन नंबर 12 से रिलेटेड अगर हम थोड़ा सा भी देखें, देखो आर्टिकल 88 उठाते हैं अब हम। ठीक है, ये देखो आर्टिकल 88 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल एज रेस्पेक्ट हाउस। एवरी मिनिस्टर एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शैल हैव द राइट टू स्पीक इन and otherwise to take part in proceedings of either house, any joint sitting of the house and any committee of the house which he may be named as a member। तो राइट टू वोट भी है, प्रोसीडिंग्स में भी जा सकता है, नेम भी किया जा सकता है एज ए मेंबर, बट शैल नोट बाय वर्च्यू ऑफ दिस आर्टिकल बी एंटाइटल्ड टू वोट। लेकिन इस आर्टिकल की वजह से उसको वोट करने का अधिकार नहीं मिलेगा। ये एक ही आर्टिकल में चार चीजें दी हुई हैं, और अगर हम अपना पेपर देखें तो पेपर में सेम बस यही चार चीज पूछी गई थी, आगे पीछे कर। टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोकसभा, बिल्कुल सही। बी ए मेंबर ऑफ द कमिटी ऑफ लोकसभा, बिल्कुल सही। स्पीक इन द लोकसभा, बिल्कुल सही। वोट इन द लोकसभा नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा सी। क्या तुम्हारा 1, 2 एंड 3। तो इसीलिए आर्टिकल्स पढ़ने जरूरी हैं, तो आर्टिकल्स पढ़ोगे अच्छे से तो वो फायदा ही करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं विद रेफरेंस टू द यूजफुलनेस ऑफ द बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री के बाई प्रोडक्ट की यूजफुलनेस के बारे में देखते हैं। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, क्या क्या, बैगेज, मोलासिस और फिर मोलासिस। तो इसका ना थोड़ा सा हल्का सा हम एक चीज़ देखते हैं कि बाई प्रोडक्ट्स होते क्या क्या गन्ने के। ठीक है, शुगर केन के। तो अगर हम शुगर केन के देखें तो देखो, जैसे ये शुगर केन का पेड़ है, ठीक है, ये शुगर केन का पेड़ है, शुगर केन के पेड़ पर से हम लीव्स और टॉप्स हटा लेंगे तो क्या शुगर केन बचेगा, गन्ना। ठीक है, उसको हम क्रश एंड एक्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेगा, एक तरफ तो बैगेज बच जाएगा, जो हमने गन्ने की जूस वाली दुकान पे भी देखा होगा, जो खोया खोया वो जो बचता है सूखा सूखा, उसका जूस निकला हुआ अलग पार्ट, जो जूस है उसको गर्म करके मोलासिस बनेगा, और जो ये जो वो होता है उसका क्या होता है, मतलब गन्ना जो होता है जिसमें से जूस निकल गया होता है, उसको बोलते हैं बैगेज। ठीक है, इन दोनों ही चीज़ों में, मोलासिस में भी बैगेज में भी अल्कोहल कंटेंट होता है, और उसी मोलासिस को भी और गर्म करते हैं तो उससे हम अल्कोहल के कुछ कंटेंट बना सकते हैं, और बैगाज को भी अल्कोहल के कंटेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, वरना तो सूखा जला के पेपर इंडस्ट्री में इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। इनके वाइड यूजेस हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्या क्या ये हमसे इस आर्टिकल में पूछ रहे थे, इस क्वेश्चन में पूछ रहे थे। तो क्या है, बैगेज कैन बी यूज्ड एज बायोमास फ्यूल फॉर द जनरे, हाँ बिल्कुल, इसमें मैंने बोला था इसमें अल्कोहल होती है, OH होता है इसमें, इसकी वजह से इसको कर सकते हैं। मोलासिस, मोलासिस जो कि हमारा क्या होता है, शुगर वाला पार्ट होता है, कैन बी यूज एज वन ऑफ द फीडबैक फॉर द प्रोडक्शन, फीड स्टॉक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर। कह रहे हैं हम उसको इससे सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर बना सकते। सिंथेटिक का मतलब है लैब बेस्ड। अरे भाई उससे लैब बेस्ड नहीं, नेचुरल बनता है कुछ भी, अगर केमिकल बनेगा लैब बेस्ड कैसे बना दोगे तुम, लैब नेचुरल चीज है पूरी की पूरी। ठीक है, फिर मोलासिस कैन बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल। हाँ, मोलासिस से एथेनॉल बन सकता है, अल्कोहल तो बन ही सकता है। तो हमारा जो ऑप्शन 1 है और 3 है वही सही है, 2 बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, देखो अगर इस क्वेश्चन को ठीक से देखें तो हमें समझ में भी आता है, देखो कितना इन्होंने जोर दिया है। ऐसे भी बोल सकते थे, कैन बी यूज्ड एज वन ऑफ द फीड स्टॉक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर बोला इन्होंने, स्पेसिफिक किया है ऐसा, जिससे कि बच्चों को थोड़ा भी मतलब समझने में वो ना आए ये क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमारा इसमें आ जाएगा 2 ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो 1 एंड 3 आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इसकी ट्रिकी लैंग्वेज है क्वेश्चन नंबर 15 की, देखो समझो। द नर्मदा रिवर फ्लोज टू द वेस्ट, नर्मदा रिवर
उधर वेस्ट की तरफ बहती है, विच वाइल मोस्ट अदर लार्ज पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो टू द ईस्ट, जबकि बहुत सारी, अगर हम ये वाला मैप बनाएं, क्या बोल रहा है ये कि, अच्छा रुको देखो मैप बनाते हैं, ठीक है। ये मैंने ना नया नया सीखा है इस पे पेन टैब पे काम करना, तो गाइस मेरी हैंड राइटिंग भी और मेरे मैप भी थोड़े से ऐसे ही आ रहे हैं, सो प्लीज़ बियर विद मी, आई विल सून लर्न कि इससे कैसे मैं वो कर सकता हूँ, ठीक है। ये ऐसे करके ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा वाटर डिवाइड है वो कुछ इस टाइप से है। वाटर डिवाइड का मतलब होता है ये पहाड़ है ऐसा कि अगर पानी यहाँ गिरेगा तो इधर जाएगा, पानी यहाँ गिरेगा तो यहाँ जाएगा ये। और ये वाली जो रिफ्ट वैली है इसमें बहती है नर्मदा। तो ये बोल रहे हैं नर्मदा रिवर फ्लोज टू द वेस्ट, वो वेस्ट में बहती है, वाइल मोस्ट अदर लार्ज पेनिनसुलर रिवर ईस्ट में, हाँ ये ईस्ट में बहती है, बिल्कुल ऐसे ऐसे करके, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी ये सारी, ठीक है। गंगा भी यहाँ से आती है, ऐसे ऐसे बहती है, यमुना भी इसके साइड साइड से आके ऐसे में मिल के यहाँ बहती है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आ जाती है, ठीक है। ये सुंदरबन डेल्टा है। तो बोल रहे हैं कि, और फिर पूछना है कि रीजन बताओ क्यों ऐसा होता है। इट ऑक्यूपाइज ए लीनियर रिफ्ट वैली, ठीक है। रिफ्ट वैली है, सीधी रिफ्ट वैली, हाँ रिफ्ट वैली से बहती होगी, मतलब ये रिफ्ट वैली कैसे बनती है, रिफ्ट वैली ऐसे बनती है कि तीन पीस ऑफ, ये कुछ पीस ऑफ लैंड था, इसमें ये नीचे सबसाइड कर गया, धस गया, तो ये ऐसे करके ऐसे बन गया, तो ये बन गई, यहाँ से रिवर बह रही है, ये रिफ्ट वैली है तुम्हारा, ठीक है। ऐसी होती है रिफ्ट वैली। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं ये कि ये ऐसे होता है। ए ऑप्शन, इट फ्लोज बिटवीन द विंध्याज एंड सतपुराज, ये विंध्या और सतपुरा के बीच में से बहती है, पर इसकी वजह से कोई ये रीज़न थोड़ी हुआ इसके वेस्ट बहने का। मानो अगर यहाँ कोई और पहाड़ होता, मान लो हम देखते कि ये महाकाल है और ये है हिमालयाज, और अगर यह रिफ्ट वैली है तो भी तो ये बहती ही, ऐसा थोड़ी है ये इन दो पहाड़ की वजह से, यहाँ तो वैली है नीचे रिफ्ट वैली, इसकी वजह से बह रही है। तो ये है तो मतलब ये फैक्ट एज अ फैक्ट तो बिल्कुल सही है, पर इस फैक्ट का इससे मतलब नहीं है क्योंकि ये रीजन पूछ रहे हैं। तो ये भी, द लैंड स्लोप्स टू द वेस्ट फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, ये बोल रहे हैं कि जो तुम्हारा सेंट्रल इंडिया है, ये वाला जो पार्ट है तुम्हारा, ये वाला जो पार्ट है सेंट्रल इंडिया से वेस्ट की तरफ, नहीं भाई अगर हम इसको ठीक से देखें ना तो सारी रिवर इधर जाती हैं ऐसे, तो इस ये ईस्ट की तरफ है ना कि वेस्ट की तरफ, ये तो कॉन्सेप्चुअली गलत है, तो तीन भी गलत हुआ, ओनली वन, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हुआ। तो हम वापस शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है कि ऑन द प्लेनेट अर्थ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एग्जिस्ट एज आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, आउट ऑफ द रिमेनिंग फ्रेश वाटर द लार्जेस्ट पोर्शन किसका है। तो अगर हम टोटल 100% पहले अगर वैसे देखें कि टोटल 100% हमारा क्या है, पानी है, ठीक है। टोटल 100% अगर हमारा पानी है तो हम देखते हैं 100% पानी है तो उसमें से 97% सोल्टी वाटर है और 3% फ्रेश वाटर है। इस 3% को जब हम 100% मानते हैं तो ये पूछ रहा है कि इसमें से लगभग 2/3 तो होता है तुम्हारा आइस कैप्स में और एंड ग्लेशियर्स में, ठीक है। तो ये बचा हुआ तो उसका जो और बचा हुआ मैक्सिमम पोर्शन है 1/3 से बहुत थोड़ा सा कम, ये होता है ग्राउंड वाटर में, ये पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे। इसके बाद अब तुम देख लो उसके बाद आता है लेक्स, अलग से लेक्स एंड रिवर साथ में नहीं, लेक्स, लेक्स के बाद सोयल मॉइस्चर, सोयल मॉइस्चर के बाद इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के बाद आता है रिवर्स। तो जो रिवर्स है उनमें बहुत ही कम पानी है, सबसे कम, ठीक है। इसमें लेक्स एंड रिवर्स साथ में है तो दोनों मिलकर ज़्यादा हो जाएंगे। तो पहले नंबर पर आइस एंड कैप्स है, दूसरे नंबर पर फ्रेश वाटर एग्जिस्ट एज ग्राउंड वाटर, तो ऑप्शन सी, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 पे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है कि नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो है तुम्हारा गारो हिल्स में, ये बात बिल्कुल सही है, नोकरेक मेघालय में है। और मेघालय में आपको एक और दो चीज़ और भी याद होंगी गारो के साथ, गारो, खासी, जयंतियाँ, ये तीनों हिल हैं एक साथ, ठीक है। लोकटक जो लेक है वो मणिपुर में, ऐसा है मणिपुर में इम्फाल वैली है या मणिपुर वैली जिसको बोलते हैं सेंटर में, और
इधर भी और इधर भी ऐसे करके पहाड़ हैं, तो जो वैली है ना वो वैली में ही मतलब ऐसा सिस्टम है कि लोकटक लेक है, ठीक है, ऐसे लोकटक लेक बना लो। तो ये बरेल रेंज में नहीं है, जो बरेल रेंज है वो ऐसा है कि अगर तुम थोड़ा सा भी नॉर्थ ईस्ट का मैप ऐसे हल्का सा समझो, ठीक है, तो यहाँ ऐसे वाई उल्टा जो है वो आसाम का होता है, ठीक है, फिर यहाँ वाई के पास यहाँ नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम ऐसे है। तो ये बरेल रेंज यहाँ है कहीं आसाम और मणिपुर के बॉर्डर पे, ठीक है। फिर नामदफा नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क भी अरुणाचल प्रदेश में है पर दाफला हिल्स में नहीं है, ये पटकाई हिल्स में है, PATKAI, ठीक है, ये पटकाई हिल्स में है तुम्हारा। तो इसमें नोकरेक तो तुम्हारा सही है, लोकटक जो है वो गलत है और तुम्हारा नामदाफा भी गलत है, ठीक है, लोकटक भी गलत है, नामदाफा भी गलत है, इसलिए क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया ओनली वन ऑप्शन, ठीक है, ये हो गया हमारा ओनली वन ऑप्शन। अब उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 18 पे। तो 18 में कह रहा है विच ऑफ द अबव आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग डायनेमिक चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। डायनेमिक चेंजेस का क्या मतलब है, चेंजेस तो अपने आप में मतलब चेंज का ही मतलब डायनामिज्म होता है कि जिससे कोई नई नई चीज़ें हो, सिस्टम क्लोज ना हो। तो अर्थ में कोई भी सिस्टम एज सच तो क्लोज है ही नहीं, सब में डायनेमिक होता ही है, कोई ज़्यादा डायनेमिक कोई कम डायनेमिक। तो ये बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन हुआ, तो इसमें हम ट्राई करेंगे कि देखेंगे कि बहुत कुछ बहुत ही एक्सट्रीम एलिमिनेट हो रहा है तो करेंगे, वरना तो एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं इसे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये तो सबसे बेसिक है ही कि इसी से हमारी एनर्जी आती है, अर्थ एज अ सिस्टम ही से चल रहा है। जियोथर्मल एनर्जी से भी हमारा चेंजेस होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी करती है। कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, वेदरिंग और तुम्हारा इरोजन में क्या अंतर है, यही तो है कि वेदर्ड होना होता है ऑन साइट, ऑन इन सीटू वियरिंग एंड बियरिंग डाउन ऑफ रॉक्स। पर अगर ग्रेविटी के अंदर भी वो कहीं लुढ़क लुढ़क कर चले जाते हैं तो वो क्या इरोजन बन जाता है, तो उससे भी होता है। प्लेट मूवमेंट से तो सारे कॉन्टिनेंट्स बने ही हैं, रोटेशन ऑफ अर्थ से भी तुम्हारा ये होता है, दिन रात होते हैं, और रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ टिल्टेड है, उससे सीजन्स बनते हैं, तो सारी चीज़ों से चेंज होता है। तो इसका आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6, ये आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं हमारा 19वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डज नॉट और डू नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन क्यों नहीं है। देखो जो मैं पहली बात कर रहा था, ये फिर आई कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल पढ़ोगे तो पता चलेगा कि हाँ कौन सी बॉडी मेंशन है कौन सी बॉडी नहीं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो थी NDC, वो बनी थी 1952 में, ठीक है, कब बनी थी, 1952 में, 1952 में बनी थी, और डेवलपमेंट की प्लानिंग के लिए। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। प्लानिंग कमीशन जो है वो थिंक टैंक है, ठीक है, जो कि अब रहा भी नहीं है, ठीक है, ये तो अब नीति आयोग बन गया, ठीक है। तो ये भी नहीं है। जोनल काउंसिल जो है वो बनी थी हमारा 1956 में, जब हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके हिसाब से बने थे। तो ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो ये भी नहीं। तो इसमें से देखो जब भी ये डू नोट पूछे ना तो इस चीज़ को अच्छे से तुमको हाईलाइट करना है पेपर में हमेशा, ठीक है, ऐसे नहीं करना कि इसको हाईलाइट नहीं करना, जैसे ही आए तो डू नोट को हाईलाइट करो। वो भी चाहते हैं, उन्होंने खुद बोल्ड करके दिया है तो इसको और हाईलाइट कर लो। तो ये बोल रहे हैं डू नोट फाइंड मेंशन, ये भी मेंशन नहीं है, ये मेंशन नहीं, ये मेंशन नहीं है, तो ऑल 3 आ गया इसका भी आंसर कि कोई सा भी उनमें से मेंशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो बात कर रहे हैं द डिमांड फॉर द तेभागा पीजेंट मूवमेंट फॉर बंगाल वॉज। तेभागा पीजेंट मूवमेंट फॉर बंगाल में, तेभागा पीजेंट मूवमेंट जो बंगाल में हुआ था उसकी क्या डिमांड थी। तो डिमांड ऐसे थी, देखो इससे पहले क्या होता था, ऐसे कि एक लैंडलॉर्ड होता है, ठीक है, जिसकी ज़मीन होती है उसको आधा मिलता था, एक पीजेंट होता है जिस जिस जो खेती करता है उसको भी आधा मिलता था। तो ये बोल रहे थे कि ऐसा ना करके ऐसा करो नया अरेंजमेंट कि जो पीजेंट है उसको 2/3 मिले और लैंडलॉर्ड को 1/3 मिले, ऐसा करके करो। तो इसीलिए द रिडक्शन ऑफ शेयर ऑफ द लैंडलॉर्ड फ्रॉम 1/2 ऑफ द क्रॉप टू 1/3, ये पहला ही जो ऑप्शन है यही इसकी डिमांड थी, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं अपना ये क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 26 आता है हमारा FRA जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2002 में, ये बोला गया था कि अथॉरिटी
ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो FRA है उसमें जो अथॉरिटी टू इनिशिएट द प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, और बहुत ये किसको दिया गया है, ये अथॉरिटी दी गई है ग्राम सभा को। ये क्वेश्चन तब इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि वेदांता माइंस का कुछ तो केस था उस टाइम पे, जिसको यहाँ वहाँ की ग्राम सभाज ने मना कर दिया था कि हम अपनी लैंड वैंड नहीं देंगे, तो कुछ उस टाइप से रिलेटेड कुछ भी कॉन्सेप्ट था इसमें। ठीक है, तो ये इसमें ग्राम सभा होती है जो इम्पोर्टेंट बॉडी होती है, जो ये डिटरमाइन करती है कि किसको कितना कम्युनिटी राइट्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं जो सीरियल ग्रेन्स होते हैं जैसे गेहूं या ये, और ऑयल सीड्स होते हैं जैसे सरसों होती है, तो वो जब ऐसे होते हैं कि इम्प्रॉपर हैंडलिंग या स्टोरेज करो तो उसमें से टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको बोलते हैं एफ्लाटॉक्सिन्स। ठीक है, और जिनको नॉर्मल कुकिंग के टाइम पे उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो ये जो अल्फा टॉक्सिन्स होते हैं उनको कौन प्रोड्यूस करता है, उनको प्रोड्यूस करता है मोल्ड्स। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, देख लो इसको जैसे भी देखना। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक जस्टिस एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन। तो हमारी जो प्रियम्बल है, ठीक है, उसमें हमारे जस्टिस के जो कॉन्सेप्ट हैं वो तीनों हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल। ठीक है, तो उस प्रियम्बल तो आएगा ही आएगा, देखो द प्रियम्बल। ठीक, उसके अलावा हम देखेंगे कहाँ आएगा, उसके अलावा फंडामेंटल राइट और DPSP की बात आती है। तो इन दोनों में एक अंतर समझ लो कि जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो पॉलिटिकल राइट्स देते हैं। ठीक है, और जो तुम्हारा DPSP है वो इकोनॉमिक तुमको जस्टिस देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बात की गई है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, डिसेंट, ये कोटेज इंडस्ट्री सारी वेलफेयर स्टेट बनाएंगे, ये सब DPSP में बात की है। जो फंडामेंटल राइट है उसमें तो बस ये बात की इनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, वो सबको बराबर समझेंगे, अनटचेबिलिटी नहीं रहेगी, ये पॉलिटिकल राइट्स हैं। ठीक है, तो जो फंडामेंटल राइट है उसमें पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, जो DPSP है उसमें इकोनॉमिक राइट होते हैं। तो इसका आंसर आ गया 28। ठीक है, फिर अब हम 29 देखते हैं। तो 29 क्वेश्चन को अगर हम ठीक से देखें तो 29 पूछ रहा है कि इम्प्रॉपर या इनडिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल ऑफ ओल्ड एंड यूज्ड कंप्यूटर। जो हमारे ओल्ड या यूज्ड कंप्यूटर होते हैं, जब उनको डिस्पोज अच्छे से नहीं करते तो उसमें से कौन कौन से ई वेस्ट में से ये चीज़ें निकलती हैं। तो इसमें बेरिलियम है, कैडमियम है, क्रोमियम है, हेप्टाक्लोर है, मरकरी है, लीड है, प्लूटोनियम है। ये सारे बहुत कॉमन से नाम है जिनको कोई भी सुन के समझ नहीं पाएगा। क्या बस इसमें एक चीज़ देखो, दो चीज़ बहुत ही ओड है। एक तो हेप्टाक्लोर है, ये हेप्टाक्लोर बहुत ओड क्यों है, क्योंकि ये पेस्टिसाइड है। ठीक है, ये एक पेस्टिसाइड है। और दूसरी बात है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम क्या है, रेडियो एक्टिव फ्यूल होता है, ये तो न्यूक्लियर फ्यूल है ना, ये फ्यूल होता है। और जो बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, मर्करी, लीड, ये सब मिलते हैं, ये दो नहीं मिलते, 4 और 7। और 4 और 7 ऑप्शन बी में नहीं है, वरना तो और सब जगह है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये वाला 1 2 3 4 5। ये उस टाइम क्वेश्चन इसलिए भी चल रहा था क्योंकि एंडोसल्फान 2012 में कुछ हुआ था, तो इसलिए इस पेस्टिसाइड को यहाँ घुमा फिरा के कुछ तो पूछा गया है। ठीक है, और प्लूटोनियम हमें पता है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर फ्यूल होता है। चलो ठीक है, अब उससे आगे का देखते हैं सिस्टम। तो उससे आगे का हम 31 पे पहुँचते हैं। 30 एक क्वेश्चन बचा था प्रीवियस स्लाइड पे कि 30 क्वेश्चन बना था कि एसिड रेन किससे होती है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें पता है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ही होते हैं। ये है, देखो ये फ़ायदा होता है तुम्हारा NCERT पढ़ने का। ये सीधा क्वेश्चन है, इवन NCERT में ये 2013 का क्वेश्चन है। मैं तुम्हें 2025 जो अभी हुआ था उसमें भी NCERT से क्वेश्चन दिखा दूंगा, एकदम डिक्टो। तो NCERT तो पढ़नी पढ़नी है, अगर NCERT छोड़ कर रखे हो ना तो समरी पढ़ लो, कुछ कर लो, वरना आप अपना नुकसान करोगे। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट 31। इसमें फूड चेन के बारे में पूछा है, विद रेफरेंस टू द फूड चेन इन इकोसिस्टम। फूड चेन क्या होती है, फूड चेन ये होती है कि एक छोटा सा कीड़ा है, उसको एक कबूतर खा जाएगा, कबूतर को सांप खा जाएगा, सांप को चिड़िया खा जाएगी, चिड़िया को शेर खा जाएगा, ऐसे ऐसे करके कुछ सिस्टम बनता है। ठीक है, तो इसको फूड चेन बोलते हैं। तो इसमें फूड चेन इलस्ट्रेट द ऑर्डर इन विच ए चेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीड अपॉन ईच अदर। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। दूसरी है द फूड चेन्स आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज। नहीं भाई, एक चिड़िया कोई दूसरी चिड़िया की ऐसे थोड़ी खाएगा। ये ऐसे होता है कि एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज तीसरी को खाती है। तो दूसरी बात बिल्कुल गलत है, दूसरी गलत, दूसरी गलत,
तीसरी भी गलती हो गया। फूड चेन इलस्ट्रेट द नंबर ऑफ, नहीं नंबर नहीं बताती है वो, विच आर ईट, वो स्लो बताती है, वो ये नहीं बताती कि क्या नंबर है, ठीक है। तो वन ओनली ठीक है इसका आंसर। अब हम देखते हैं 32, जिसमें बोल रहे हैं कि नेशनल पार्क है, रिवर कौन कौन सी होती है। कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट, जिसका हेली भी पहले नाम था, सबसे पुराना नेशनल पार्क है हमारे यहाँ। इसमें गंगा नहीं, इसमें राम गंगा बहती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो गया हमारा गलत। दूसरी काजीरंगा नेशनल पार्क, इसमें भी मानस नहीं, इसमें ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। फिर साइलेंट नेशनल वैली में भी एक कावेरी नहीं बहती है, कुजापूड़ा करके कुछ तो रिवर का नाम है, सॉरी मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर रहा, मैं आपको बताता हूँ क्या नाम है इसका। कुंती पूजा, KUNTHIPUZHA, कुंती पूजा रिवर, ठीक है। तो इसमें से कोई सा भी नहीं हुआ, नन, नन सही है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 33 में ये बोल रहे हैं कि फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म में से बायो फर्टिलाइजर की तरह कौन यूज़ होता है। तो बायो फर्टिलाइजर होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ फर्टिलाइजर की तरह यूज़ करते हैं। तो नो स्टॉक तो है ही, तुमने नो स्टॉक नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ा, नो स्टॉक और एनाबेना, ठीक है। फिर तुम्हारा ये नहीं पता, मैं एगेरिकस एक स्प्रिंगरा, ये स्पिरोग्रा, ये भी नहीं पता है। तो ये दोनों हैं भी नहीं वैसे, ये वो है बस, हमें इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं याद करने के लिए। बायो फर्टिलाइजर्स कौन कौन से, एक तो नोस्टोक होता है, एनाबेना होता है, एक होता है अजोला एनाबेना सिम्बायोसिस, ठीक है। एक ये होता है ना, ये तीन ही होते हैं, तो इसमें टू ओनली आंसर है 33 का, ठीक है। फिर हम देखते हैं 34, फॉलोइंग में से कौन सा ऐड करता है नाइट्रोजन, मिट्टी में नाइट्रोजन कौन मिलाता है। एक्सक्रीशन ऑफ यूरा बाय एनिमल, हाँ ये होता ही है। बर्निंग ऑफ कोल बाय मैन, कोल अगर जलेगा तो हवा में उड़ेगा ना कि सोयल में। तीसरी होता है डेथ ऑफ वेजिटेशन से भी होता है। तो 1 और 3 इसके आंसर है, दूसरा ऑप्शन इसका आंसर नहीं है, ठीक है। फिर हम 35 पे जाते हैं। इन फॉलोइंग स्टेट्स में से लायन टेल्ड मकाऊ कहाँ मिलता है। लायन टेल्ड मकाऊ जो होता है वो देखो ऐसा दिखता है कुछ, ठीक है। ये है लायन टेल्ड मकाऊ, ये वेस्टर्न घाट्स में दिखता है, ये वेस्टर्न घाट का में पाया जाता है। तो इसीलिए वेस्टर्न घाट में अगर हम देखें तो वेस्टर्न घाट में हमारे देखो, अगर हम वेस्टर्न घाट में ऐसे देखेंगे तो ये जो भी अपने मतलब जो भी स्टेट्स हैं, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इन्हीं स्टेट्स में मिलेंगे। तमिलनाडु का कुछ पार्ट आता है, केरला का कुछ पार्ट आता है, कर्नाटका का कुछ पार्ट आता है, ये आंध्र प्रदेश का कोई पार्ट नहीं आता। तो 1 2 3 इसका आंसर होगा, ठीक है। ये जो मिलता है लायन टेल मकाऊ, ये इतने पार्ट में ही मिलता है लगभग, ठीक है। हम देखते हैं 35 हो गया। अब हम देखते हैं 36 पे पूछ रहे हैं कि चैत्य और विहारा के बीच का अंतर, की बुद्धिस्ट रोग कट गेउस होती थी, चैत्याज और विहारा। तो तुम्हें एक टाइप से याद करना, चैत्य महाप्रभु चैतन्य, उनकी होती है पूजा, तो ये है पूजा का स्थान। विहार होता है घरों के बाहर लिखा हुआ, ये विहार वो विहार, ये धर्मशाला हो गया, ये होता है सोने की जगह, ठीक है, की जगह होती है ये। तो विहार इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, नहीं, विहार चैत्य इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप वाइल विहारा इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ मॉन्क्स। ऑप्शन बी सही है, चैत्य और विहारा का अंतर ये है, ठीक है। फिर हम देखते हैं 37, जो निर्वाणा का कॉन्सेप्ट है बुद्धिज्म, वो उसको कौन सा वो बताता है सबसे पहले, इसका सबसे पहले बनी है। इसमें 4 दुख बताए गए हैं कि दे इज डिज़ायर टू ह्यूमन, दैट इज़ वाई मेन कॉज ऑफ प्रॉब्लम्स यही होता है। तो इसलिए वो बोलते हैं द एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिज़ायर ही मेन निर्वाणा प्राप्त हो जाएगा। जिस दिन डिज़ायर पूरी तरह खत्म हो जाएगी तो निर्वाणा तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। और कुछ भी नहीं है। उसके बाद ये 38 में जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ फॉलोइंग द फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ कंट्री, कंट्री की गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल है DPSP, क्योंकि स्टेट्स को डायरेक्टिव्स दिए गए हैं कि कैसे तुम गवर्न करोगे, कैसी मतलब ये डायरेक्टिव्स हैं। स्टेट की पॉलिसी बना, स्टेट अपनी पॉलिसी बनाते हुए इनको फॉलो करेगा, तो यही गवर्नेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, C। फिर उसके बाद हम देखते हैं
39 कि साइमन कमीशन को क्यों लोगों ने वो किया था, उसके खिलाफ लोग उतर आए थे, तो इसलिए क्योंकि उसमें कोई भी इंडियन को नहीं लिया गया। इवन जो मॉडरेट इंडियंस थे जो कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ मिलकर काम भी करते थे उनको भी नहीं लिया गया था। फिर बोल रहे हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च इन रेस्पॉन्स ऑफ क्रिस प्रपोजल, ये सबको पता ही है। ये मॉडर्न इंडिया के बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, मॉडर्न इंडिया पढ़ लोगे थोड़ा ही तो सब याद आने लगेगा। कोई नहीं है, साइमन कमीशन उसमें आया था, वेबल प्लान भी अलग था, कैबिनेट मिशन 1945 ये सब अलग है। क्रिस्प मिशन आया था तभी ये क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ 1942 में, 1942। ठीक है। द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है किसी भी देश में एक साल में कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया, ऑल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम नॉर्मली ए ईयर। यही इसकी डेफिनेशन है, बिल्कुल सही, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, ए ऑप्शन 41 का। ठीक है। फिर तुम्हारा हम देखते हैं 42, ये बोल रहे हैं कि जो आरबीआई है वो रेगुलेट करता है कमर्शियल बैंक्स को। क्या क्या कराता है वो कमर्शियल बैंक से? वो लिक्विडिटी ऑफ एसेट कराता है, यस, एसएलआर नॉर्म से, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ब्रांच एक्सपेंशन कराता है, यस, कि 25% रूरल एरिया में होंगी कम से कम, 50% ईस्ट मार्जिनल एरिया में होगी, ये सब बताता है वो। फिर मर्जर ऑफ बैंक्स, यस, 2014 में कितने 10 बैंक्स का मर्जर कराया था। वाइंडिंग ऑफ बैंक्स, हाँ, अभी भी एक बैंक को मना किया था कि अब तुम नहीं चला सकते, तो ये सब कराता है आरबीआई, सब टाइप से कमर्शियल बैंक को वो करता है। तो इसका वो आएगा डी 1 2 3 4। ठीक है। एन इंक्रीज इन द बैंक रेट, बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट होता है आरबीआई बैंक रेट पे जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको पैसा देता है। तो अगर ये रेट हाई होगी तो क्या होगा? ये रेट हाई होगी तो सीधी सी बात है नीचे मार्केट में पैसा बचेगा कम, तो लो, ये एक टाइट मनी पॉलिसी हो गई। तो इसका ऑप्शन डी, टाइट मनी पॉलिसी। देखो और ऑप्शन देखें, सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग एन इजी मनी पॉलिसी, नहीं, इजी कहाँ, ये तो टाइट है, कम पैसा रहेगा मार्केट में। सेंट्रल बैंक इज लोंगर मेकिंग लोन्स टू कमर्शियल बैंक, नहीं, लोन तो दे रहा है पर ऐसा नहीं है कि हाई रेट्स पे दे रहा। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइकली टू फॉल, नहीं, मार्केट रेट और बढ़ जाएगा, फॉल क्यों करेगा? क्योंकि आरबीआई ऑलरेडी बैंक रेट बढ़ा दे रहा, तो ये लोग भी बैंक रेट बढ़ाएंगे कि हमारा मार्जिन कम है अब। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन अपना। ठीक है, 43। अब 44 पर देखते हैं डेफिसिट फिनेंसिंग। डेफिसिट फिनेंसिंग कई बार आया। डेफिसिट फिनेंसिंग को ऐसे सोचो कि जब गवर्नमेंट का खर्चा हो जाता है ज़्यादा और कमाई होती है कम, वो कब होता है? ये सिनेरियो आता है जब मंदी चलती है। मंदी चलती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, कहीं से पैसा ले लेते हैं। ठीक है, कहीं से पैसा ले लेते हैं, पैसा लेके क्या करेंगे, उससे डेवलपमेंट कर देते हैं। डेवलपमेंट करेंगे तो अपने आप क्या होगा कि इकोनॉमी में डिमांड बढ़ जाएगी और जो गवर्नमेंट की कमाई है वो बढ़ेगी क्योंकि टैक्स आएंगे, सब चीज़ आएंगे। तो इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं डेफिसिट फिनेंसिंग को, कि जब मंदी है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, कमाई कम हो रही है, तो गवर्नमेंट और पैसा ले लेगी मार्केट से या बाहर से डेवलपमेंट के लिए। तो इसकी वजह से क्या होगा कि तुम्हारा वो हो जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा, टैक्स बढ़ जाएंगे गवर्नमेंट के पास। ठीक है, अब देखते हैं तुम्हारा ये कि 45 कैरेक्टराइज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन को कैरेक्टराइज करता है? दे पोजेस ग्रेट पैलेसेज एंड टेम्पल्स, ऐसा तो कुछ नहीं मिला वहाँ पे कि पैलेस या टेम्पल मिले हो। दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल, ये अच्छी बात है, मेल और फीमेल दोनों मिले हैं हमको। पशुपति शिवा की वो भी मिली है, पशुपति शिवा की क्या सील भी मिली है। ठीक है, और हमको वो भी मिला है गोडेस, गोडेस की टेराकोटा की वो मिली है, मूर्ति मिली है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि हाँ ये वो करते हैं, मतलब दोनों की करते थे। ठीक है, फिर तीसरी बात, दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रोन चैरियट्स इन वारफेयर, नहीं भाई कोई हॉर्स नहीं लगाया इन्होंने युद्ध में। ठीक है, फिर हमारा 46 आ गया। ये बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सी डिजीज है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती है, किसके थ्रू? टैटूइंग के थ्रू। टैटू एक ने बनवाया, कैसे फैल सकती है? तो जो बीमारियां एक इंसान से दूसरे इंसान या एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलती हैं उनको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेज। अभी इन दुनिया में 200 से ज़्यादा कम्युनिकेबल डिजीज हैं जो टैटूइंग से होती हैं। फिलहाल इनमें से अगर हम देखें तो हेपेटाइटिस बी और एचआईवी होता है। हेपेटाइटिस बी क्या होता है? वायरस होता है जो लीवर को इन्फेक्ट करता है, और एचआईवी एड्स आपको पता ही है। तो 2 और 3 इसका सही आंसर है, 1 नहीं है। 1 क्यों नहीं है? 1 में ऐसा है कि ये एक मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, तो मैं आपको ना एक इमेज दिखाता हूँ कि देखो, ये एक इमेज देखो,
ये एनोफेलस मॉस्किटो, ठीक है, और ये है तुम्हारा एडिस मॉस्किटो जो तुम्हारा राइट पे है। ये जो एडिस मॉस्किटो है ये तुम्हारा डेंगी, चिकनगुनिया और जीका तीन को करता है, जबकि ये एनोफेलस जो मॉस्किटो है ये करता है मलेरिया को फैलाता है, ठीक है, ये मलेरिया को फैलाता है। तो इसीलिए ये दो दो अलग टाइप के मच्छर हैं, इनको थोड़ा थोड़ा सा याद करना, ये तुमको याद रहेंगे कि चिकनगुनिया जो है तुम्हारा, जो ये है, हाँ, जो चिकनगुनिया है उसको एडिस, AEDES, AGEPTI, एडिस एजिप्टी करता है। और इसके साथ साथ क्या क्या और करते हैं, इसको डेंगी प्लस जीका को भी यही करता है। और जो तुम्हारा मलेरिया है, मलेरिया उसको एनोफेलस करता है। और एनोफेलस मच्छर के पास वेक्टर होता है प्लाज्मोडियम, ये उसके थ्रू फैलाता है इसको, ठीक है। तो ये पढ़ लेना, ये क्लासिक है यूपीएससी का कि चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस, ये वो ये सब कैसे होता है, ये बहुत पूछती है यूपीएससी, तो इन चीज़ों को कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम पहुंचते हैं अपना 47 क्वेश्चन पे। बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर एप्लीकेबल टू जैन डॉक्ट्रिन। जैन डॉक्ट्रिन के हिसाब से क्या होता है, तो जैन डॉक्ट्रिन में ऐसा होता है, जैन वाले मानते हैं कि अगर आत्मा एक ऐसा सफ़ेद कपड़ा है तो जो कर्म होते हैं ना वो ऐसे धूल के कण की तरह चिपक जाते हैं इस पर, धूल के बिंदु की तरह। इसीलिए हमको जो कर्म है ना, कर्म उसको मिटा देना है, बिल्कुल ख़त्म कर देना है। अच्छा बुरा कुछ नहीं, बस कर्म ही नहीं करना। और अगर कर्म तुमने किया तो उसको हटाने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी, ठीक है, तपस्या करो। तो ये बोलते हैं द श्योरेस्ट वे ऑफ एनिहिलेटिंग कर्मा इज टू प्रैक्टिस पीनेंस। बिल्कुल सही, तब करोगे तभी श्योरेस्ट वे है। एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो सोल, ये तो पता ही है कि वो कुछ नहीं खाते, कपड़ा पहन के घूमते हैं, क्योंकि हवा के भी कीटाणु उनको मारने नहीं है, सोल होती है। कर्मा इज द बेन ऑफ सोल एंड मस्ट बी एंडेड। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है कि धब्बा लगा है और उसको हटाना है। तो ये जो कौन से हो गए, ये हमारा ऑप्शन हो गया 1 2 3, ठीक है। 47 हो गया। अब 48 ढूंढते हैं हम, 48 करते हैं। तो वो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा आइटम डिस्क्राइब करता है फिजिकल स्पेस को और प्लस उसके फंक्शनल रोल को, उसके घर को प्लस उसके काम को। तो ये चीज़ को बनाता बताता है इकोलॉजिकल नीड्स। कि फॉर एग्जांपल अगर हम बी लें कोई भी, तो बी रहती है फॉरेस्ट में और उसका जो काम है वो है पोलिनेशन का। तो ये उसका इकोलॉजिकल नीड्स हो गया, लिविंग इन फॉरेस्ट एंड पोलिनेटिंग दी प्लांट्स, ठीक है। तो ये काम हुआ उसका। फिर अब हम देखते हैं तुम्हारा 49 में कह रहा फोटोकेमिकल स्मॉग इज अ रिजल्टेंट ऑफ विच। ये होता है, देखो इसमें होते हैं नोक्स, इसमें होती है O3, इसमें होते हैं VOCs, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसमें होता है PNX यानी तुम्हारा पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। और ये सन के उसमें प्रेजेंस में बनाते हैं फोटोकेमिकल स्मोक PCS। तो ये तुम्हारा ऑप्शन होगा NO2। ये इसमें बस एक VOC नहीं दिए थे, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। फिर उसके बाद ये बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स में से ह्यूमन बॉडी को जो मसल होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। तो ये तीनों ही रिक्वायर्ड होते हैं, कैल्शियम, आयरन और सोडियम। अगर खून नहीं पहुंचेगा तो ऐसे ही, मतलब आयरन खून की वो करता है तो उससे कैसे नहीं होगा, कैल्शियम से हड्डियाँ वो होती हैं, सोडियम की भी ज़रूरत होती है, तीनों ही हैं, ठीक है। ये बहुत ही ओपन एंडेड टाइप का क्वेश्चन था। तो ये हो गए हमारे क्या 50 क्वेश्चन पूरे। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे। इस वीडियो में से कुछ लर्निंग है जो हमको लेनी चाहिए। एक तो ये, वही जो लोग बोलते रहते हैं अभी भी देख लेना, हमेशा ये रहेगा कि ऐसी ज़रूरत है, ऐसा वो होगा ही नहीं कि नहीं होना चाहिए। तो अगर हम थोड़ा भी देखें हल्का सा भी, तो ऐसे हो सकता है कि अगर हम देखें कुछ भी नंबर मिला के, एक तो ये कि जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं अगर उनको एट लास्ट गलत भी ना मानो, था एक्सट्रीम स्टेटमेंट को फेस वैल्यू पे ये सोचो कि ये बहुत ही रेयर ठीक होगा, ठीक है। तो उस पर ध्यान तो दो एटलीस्ट। दूसरी चीज़, अगर नोट करेक्ट पूछा है तो उसको क्या करो, उसको सर्कल कर दो हमेशा, वरना तो भूल जाओगे। एक तीसरी चीज़ हमने देखा 2 3 लोकेशन के क्वेश्चंस में कि इसमें ज़्यादातर हमने गलत ही देखे चीज़ें, ठीक है। हमने बहुत रेयरली देखा
कि राइट स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, ये हमने देखा। हमने एक ये देखा कि जो बहुत ज़्यादा ऑप्शन वाले होते हैं, 5 से 6 ऑप्शंस हैं जिसमें क्वेश्चंस में, हमने यूजुअली देखा उसमें कि 4-5 ऑप्शन सही होते ही होते हैं, तो इसमें सही होंगे ही, तो इसीलिए इसमें एलिमिनेशन लगाओ, इसमें लग जाएगा। ठीक है, अभी भी आ रहे हैं कई सारे ऐसे क्वेश्चन पेपर में जिसमें एलिमिनेशन लग सकता है, ऐसे पूरी तरह एलिमिनेशन एलिमिनेट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये कुछ कुछ हमने वो लिए, लर्निंग्स ली हम इस पेपर के, और आगे के 50 क्वेश्चन अगली वाली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून और कंटिन्यूटी बनाए रखो। पीवाईक्यू सबसे पहले ख़त्म कर लो, और उसके बाद कोई भी एक टेस्ट सीरीज उठा लो जिसको पूरी कर लो। ऐसे 50 टेस्ट सीरीज करने की ज़रूरत नहीं है, एक टेस्ट सीरीज पूरी कर लो, पीवाईक्यूज़ कर लो, बेसिक कर लो, उतना बहुत है। ठीक है, ठीक है, आई होप वी आर डन विद द वीडियो। तो बाय बाय।